तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये दंड व्यवस्था है, पनिशमेंट सिस्टम है। इसका मूल मकसद क्या है? ये समझना है कि हम समाज में जहाँ पर हैं, वहाँ पर लोगों को पनिशमेंट क्यों दी जाती है? और अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो पनिशमेंट कितनी मात्रा में होना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बलात्कारियों को कत्ल कर दो, बलात्कारियों का अंग ही काट दो, ऑर्गन ही हटा दो उसका, गोली मार दो, चौराहे पर पत्थर से मार दो। सवाल ये है कि क्या पनिशमेंट देने के जितने भी सिद्धांतों को हम जानते हैं, उन सिद्धांतों के दम पर हम ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट जो है हर हाल में बहुत बेहतर होता है? कई बार लोग पनिशमेंट के लिए बात करते हैं कि जो तरीका जो है गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अपनाया जाता है। हालांकि ज्यादातर वही लोग इसकी वकालत करते हैं जो लोग कि मुसलमानों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन जब दंड व्यवस्था की बात आती है तो उसको ही फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या पहाड़ी देशों में इतना क्रूर पनिशमेंट सिस्टम होने के बावजूद क्या वहां पर पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण पाया जा चुका है? क्या वहां पर बलात्कार जैसी घटनाएं पूरी तरह से रुक चुकी हैं? भारत जैसे देशों में भी जहां पर कि कत्ल करने पर मृत्युदंड की सजा दी जाती है, क्या वहां पर पूरी तरह से कत्ल होने रुक गए हैं या समाज में इनकी बर्बरता, इनकी मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है? तो इसको लेकर के गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो समाज में धीरे धीरे पनिशमेंट जो है उसको लेकर के उसको और टाइट करने की बात हमारे समाज में बढ़ रही है। लेकिन वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तथाकथित रूप से सभ्य और विकसित देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के खासतौर से देश, वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि बहुत क्रूर जो है सजाएं नहीं दी जानी चाहिए। जैसे कि मृत्युदंड कई देशों में धीरे धीरे बैन बैन किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में भी इसकी मांग लंबे समय तक उठती रही है। आज़ादी के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को अब तक मृत्युदंड दे दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे अतिवादी राजनीति किसी भी देश में बढ़ती है, वैसे वैसे मृत्युदंड एक फैशन सा बनने लगता है। कैपिटल पनिशमेंट इज अ वेरी फैशनिंग स्टेटमेंट, और लोगों को जैसे कि एक जुनून सा चढ़ा है कि हर बात पर आप पनिशमेंट दे दीजिए, क्रूर पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट की तुलना हम करें तो पनिशमेंट को लेकर के हमारे सामने दो तरह की अवधारणाएं हैं। एक तो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर कि लोगों को पत्थर मार करके चौराहे पर ही मार दिया जाता है, और दूसरा सिस्टम वो है कि जहां पर अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपके सामने नीदरलैंड्स, क्योंकि मैं उस देश में रह चुका हूं तो मैं वहां की जो है कहानी आप लोग को बता सकता हूं। ये जितने भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में मैं रहा हूं, वहां पर पनिशमेंट कंपैरेटिवली बहुत लाइट हो। और आज नीदरलैंड्स की स्थिति ऐसी है कि आप इसे जीरो क्राइम का देश भी कह सकते हैं। जीरो क्राइम का देश कहने का मतलब यह है कि यहां पर अपराध लगभग शून्य हो, और इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास किया है। बहुत सारे अपराध दंड देने से पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं कि ऐसे अपराध हो क्यों रहे हैं? अगर आप देखिए तो जिस सोशल मीडिया को लोग इस बात का दोषी ठहराते हैं कि वह जो है लड़कियों को गलत तरीके से सिखा रहा है, वहीं पर लोगों की भाषा जो है मर्यादा के हर स्तर को पार कर रही है। और वो अगर आप जरा सा उनका विरोध करते हुए देखिए तो वो लोग लगातार गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, यानी कि भाषा की मर्यादा का कहीं पर भी ख्याल या ध्यान रखा
नहीं जाता है। ऐसे में क्या यह संभव है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया को दोषी दीजिए? कितनी गंदी और अश्लील बातें लोग करते हैं, किसी के बारे में भी करते हैं, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, क्रिकेटर्स की पत्नियां हों। एक मैच हार जाने पर क्रिकेटर की पत्नियों को किस तरह की गालियां बकी जाती हैं, उनकी लड़कियों तक को, यहां तक कि विराट कोहली की बेटी तक को, जो कि अभी 1 महीना की भी नहीं हुई थी, उसको कितने अश्लील और गंदे शब्दों से लोगों ने जो है नवाजा था। तो यानी कि मानसिकता जो है वो धीरे धीरे लोगों की आपराधिक हो चुकी है। और हमने देखा कि बलात्कार की घटनाएं ज्यादातर उन समाजों में होती है जहां पर कि पुरुष प्रधान मानसिकता अधिक होती है। नीदरलैंड्स की तुलना में बार बार इसलिए कर रहा हूं कि नीदरलैंड्स में जेलर की नौकरी खतरे में आ गई, क्योंकि जेल में रखने के लिए अपराधी ही नहीं बचे हुए, वहां पर मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने उस मूल काज पर काम किया, उस मूल कारण पर काम किया कि अपराध क्यों हो रहे हैं, और उसको दूर करने की कोशिश। तो जितना ज्यादा उदार सोसाइटी बनती चली गई, उतना ही ज्यादा जो है अपराध कम होते चले गए। लेकिन अगर हम भारत में भी देखें, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति मेरा कोई रुझान नहीं रहता है, लेकिन हम ये क्या नहीं मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से, ये एग्जाम में मत इस्तेमाल करिएगा, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का स्तर काफी कम हुआ है। इसके पहले जब सरकारें हुआ करती थी, तो लोग घरों में घुस करके चोरियां करते थे। मेरे घर के पास में की घटना है कि एक औरत अपने घर में कुछ काम कर रही थी, दोपहर के वक्त घंटी बजती है, वो बाहर निकल करके आती है, तो उसने जो जेवर पहना हुआ है वो छीन करके चोर लेकर के चले गए। इतनी हिम्मत बढ़ी हुई। और हिम्मत की दात तो तब आप देंगे जब अगले दिन फिर घंटी बजी और वो औरत गई फिर से, सोचा कि अब तो कुछ पहना नहीं है, अब क्या डर, जाए देखे क्या है। वही चोर मौजूद थे और उसको 2 थप्पड़ मारे बहुत जोर से, और उसका जेवर उसके ऊपर फेंक करके बोले कि नकली जेवर पहन करके बैठती हो, तुम धोखा दे रही हो, टाइम बर्बाद कर रही हो हमारा। और ये मैं मजाक की बात नहीं बता रहा हूं, ये बात हकीकत की है। जी सर। ये मेरे पड़ोस में घटने वाली घटना है। अब अगर जो है यहां तक है कि ऊपर बैठ करके चाय पी रहे हैं, नीचे से कार निकाल ले, जब तक भैया आप ऊपर से नीचे तक आओ तब तक तो कार कई किलोमीटर पार हो गई। और ये मैं उस जोन के बारे में बता रहा हूं जो लखनऊ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, सबसे अमीर एरिया। यस सर। मैं वहां की घटना के बारे में आपसे, लेकिन आज की तारीख में कंपैरेटिवली इस तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शून्य हो गई, लेकिन इस तरह की घटनाओं में काफी कमी है। लेकिन ये भी सही है कि कई बार कई लोगों पर, निर्दोष लोगों के ऊपर भी बड़े गंदे मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे कि डॉक्टर कफील के साथ। तो मैं ये बात इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि बैलेंस हो जाए, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए जो है प्रचार नहीं कर रहा हूं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारतीय समाज के लिए दंड की प्रकृति नीदरलैंड के समाज के मुकाबले भिन्न होनी चाहिए, आवश्यकताएं भिन्न हैं? तो एक बात तो तय है कि दंड क्या हो, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो हर हाल में सही है और जो बाकी जगहों पर हो रहा है वो गलत है, या योगी आदित्यनाथ सबसे बढ़िया है। नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। मैं उनकी बहुत सारी बुराइयां भी है, आवश्यकता पड़ने पर मैं उनको भी खुल करके बोल देता हूं। लेकिन समझने वाली जो बात है कि क्या उत्तर प्रदेश में जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो स्थिति अलग नजर आती है, नीदरलैंड्स में अलग नजर आती है। अब देखिए, यहीं पर कोई भावनात्मक बुद्धि से कमजोर होगा तो वह यह निष्कर्ष निकाल करके बैठेगा कि नहीं नहीं साहब, ये बात आपने अंत में बहुत सही कही कि उत्तर प्रदेश या भारत की परिस्थिति भिन्न है, इसलिए यहां पर दंड का रूप अलग होना चाहिए और नीदरलैंड्स में अलग होना चाहिए। वो उसके लिए 10 तर्क कर देगा, लेकिन बात के मूल में क्या है
कि दंड की व्यवस्था करते समय अपराध की प्रकृति के साथ साथ सामाजिक मनोविज्ञान, आर्थिक परिस्थितियां, राजनैतिक घटनाक्रम, इन सब को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीधे ये कह दिया जाना कि दंड दे दो, यह कहीं पर भी उचित नहीं। अगर हम तुलना करें तो ऐसे देश, ऐसे समाज जहां पर की आर्थिक असमानताएं बहुत कम हैं, अमीरी गरीबी का भेद कम है, लोगों को सामान्य जीवन को जीने वाली सुविधाएं ज्यादा मुहैया कराई जाती हैं। आप मानेंगे इस बात को कि विदेशों में जो तथाकथित विकसित देश हैं, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें मुफ्त होती हैं, सामान्य स्वास्थ्य। और वहां की यूनिवर्सिटीज रिसर्च करने के लिए अपने देश के नागरिकों, क्या विदेशियों को भी आमंत्रित करती कि आप आइए और रिसर्च करिए। और उन देशों में नागरिकों को रिसर्च करने पर कि अगर आप जो है, मान लीजिए कि जर्मनी गए और जर्मनी में आप जाकर के रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग को ट्राई करना चाहिए, आप लोग हायर एजुकेशन में, तो आप लोग जाकर के वहां पर ट्राई करिए, तो वहां के नागरिक भी आपका सम्मान करेंगे, अरे आप तो हमारे देश में रिसर्च करने आए हैं। और हमारे देश में अगर आप रिसर्च करिए तो जो सरकार की पार्टी है उसके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कहेंगे कि आप तो जनता के टैक्स का पैसा खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि टैक्स का पैसा तो वो भी दे रहा है कि जो पे कर रहा है, और टैक्स जनता का पैसा ही नहीं, जनता का पैसा जनता के लिए होता है। जो रिसर्च करेगा वो समाज का और जनता का भला ही करता है। तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कि बुद्धिजीवी का मजाक खुद प्रधानमंत्री संसद में उड़ाता है, जहां पर पढ़े लिखे लोगों के ऊपर छीटाकसियां होती हैं और अनपढ़ और जाहिलों का इस देश में सम्मान किया जाता है। तो आप आर्थिक असमानताएं कम करिए, आप शिक्षा के उच्च दर को बढ़ाइए, आप स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा अच्छा मुहैया कराइए, अपराध अपने आप कम होने लगता है। यानी कि किसी, मैं जैसे हर एक बात में कहता, मैं हमेशा, मैंने इस बात को कहना है कि कोई बात जो है वो सिंगल डायमेंशन में चलती ही नहीं है। हर एक बात मल्टी डायमेंशंस में होती है। आपकी छोटी सी छोटी घटना से पूरी की पूरी प्रकृति जुड़ी होती है, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है, और आपको उसमें जाकर के आप सांस लेते हैं, तो क्या सांस लेना सिर्फ सांस लेना है? उस सांस के साथ बहुत सारे गंदे और विषाक्त जो है अणु भी जाते हैं, तो जितनी गंदगी आपने फैला रखी वो भी जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे अगर धन्यवाद के पात्र है तो सूरज भी धन्यवाद का पात्र है। अगर सूरज धन्यवाद का पात्र है तो जो आगे पीछे ग्रह जो है एक बैलेंस बनाते हैं वो भी जो है उसके पात्र है। यानी कि कोई भी चीज छोटे से छोटे दृष्टिकोण से लेकर के बड़े से बड़े दृष्टिकोण तक जाती है। इसलिए जब दंड व्यवस्था को समझा जाना चाहिए तो दंड व्यवस्था को भी तमाम डायमेंशंस पर जाकर के देखना चाहिए। और अगर आप देखिए कि जब भी ये पेपर में आया, चाहे वो एसए में आ जाएगा, आया है पहले भी दंड व्यवस्था, एथिक्स में भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये जीएस पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है फिलोसफी ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पीएसआईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और खास बात यह है कि दंड व्यवस्था की सबसे मूल स्थिति क्या है कि विश्व के, यहां पर आप लिख सकते हैं कि विश्व के प्रत्येक समाज में, जरा लिखिए आप लोग, तो विश्व के प्रत्येक समाज में हमेशा से दंड व्यवस्था रही। लेकिन यह भी सही है कि इस दंड व्यवस्था की प्रकृति में सदैव परिवर्तन होता है। यानी कि ये बहुत तेजी से
परिवर्तन। अब जिस जमाने में निरंकुश और अत्याचारी शासक होते हैं, आप उठा करके देखिएगा, उस राजा के समय में मृत्यु दंड सर्वाधिक दिए गए हैं। यानी कि जो समाज मृत्यु दंड की जितनी ज्यादा मांग करेगा, वह उतना ही क्रूर समाज होगा। इसी तरह से आप देखिए कि क्या आपके इर्द गिर्द, ये लोगों को पहचानने की जो कला होती है, इसको ऐसे भी समझिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो कि दंड व्यवस्था को की मांग कर रहा है बहुत ज्यादा, क्या मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो, तो समझ लीजिएगा कि अंदर से वह इंसान उतना ही घृणित और उतना ही क्रूर होगा। यह मनोविज्ञान कहता है। और जो व्यक्ति दंड व्यवस्था में मृत्यु दंड के न्यूनतम होने या कम से कम होने की मांग करता है, वह उतना ही सरल हृदय होगा, वह उतना ही सच्चरित्र होगा, वह उतना ही सात्विक जीवन जीने वाला होगा। यह अपने आप सिद्ध तर्क है। यह लोगों के अंदर क्रूरता, हिंसा, घृणा की मात्रा को सिद्ध करता है कि आप कितना अधिक से अधिक डिमांड करते हैं इस चीज के लिए, मृत्युदंड के लिए। आगे लिखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में दंड की भूमिका निर्विवाद रही। दंड की भूमिका निर्विवाद रही। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से कह रहा हूं, जिस तरह से मैं रोज किसी न किसी को बीमार होते हुए देख रहा हूं, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डेली मेडिटेशन और योगा आप करें। मैं जल्द ही एक योगा टीचर को, जो मेडिटेशन के भी एक्सपर्ट हैं, मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हर महीने मैं एक सेशन आपका जरूर करा दूं, जिससे कि आप लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान पा सकें। जी सर। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूं, और कुछ लोग तो हैं जो कि चैंपियन हो गए हैं बीमार रहने में। आगे लिखिएगा, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में या प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में राज्य के स्वरूप के विषय में प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत में, सप्तांग सिद्धांत पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है पिछली क्लासेस में। यस सर। तो क्या क्या सप्तांग सिद्धांत में आता है, आप बता सकते हैं? मैंने पूरा रटवाया हुआ है आप लोगों को क्लास में, एक एक पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है।
सर उसमें 7 जो थे उसमें था राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो दंड भी इसमें मौजूद है। सबको सातों याद है या किसी को कंफ्यूजन है? याद है सर। ठीक है, तो आगे लिखिए। सप्तांग सिद्धांत में दंड की गणना की गई। दंड की गणना की गई। इससे राज व्यवस्था के लिए इससे राज व्यवस्था के लिए दंड के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है ना? मैंने जी कुछ दिन सर। पहले प्रेडिक्शन ये भी दिया था कि बहुत जल्दी दाऊद इब्राहिम को मार दिया जाएगा, और ये चुनाव के ठीक पहले यस सर। है। सर हो गया क्या? जहर दे दिया गया। सच में सर? हाँ, आज तक और एबीपी की न्यूज है। अच्छा। और ये समझ लीजिए कि चुनाव के पहले, या तो लोकसभा चुनाव पहले या नहीं तो महाराष्ट्र चुनाव, ये मेरा जी। prediction याद रखिएगा, दाऊद इब्राहिम निपटाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भविष्यवाणियां मेरी जी सर। सही हो है। प्रीति, तुमसे बेहतर कौन बताएगा मेरी भविष्यवाणियां कितनी से? जी सर। ठीक है, दंड की गणना हो गई। ठीक है, आगे लिखिए। मनु की दृष्टि में, मनु की दृष्टि में, मनु कौन? वही मनुस्मृति वाले। दंड सामाजिक प्रहरी है। दंड क्या है? सामाजिक प्रहरी है जो प्रतिक्षण जागृत अवस्था में, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जागृत अवस्था में कभी भी दंड पर लिखने आवे तो इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। जागृत अवस्था में समाज की रक्षा में तत्पर रहता है। लिखते रहिएगा साथ साथ में। इसका समझ में आया? दंड सामाजिक प्रहरी है। तो सामाजिक प्रहरी कहने का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? प्रहरी शब्द का मतलब क्या होता है? प्रहरी सर हम उसे कहेंगे कि मतलब हर वक्त नजर रखता है हर चीज पर। प्रहरी मतलब गार्ड, पहरेदार। पहरेदार। तो सामाजिक प्रहरी का मतलब क्या हुआ? कि जो समाज को गार्ड करने का काम करता है। यस सर। है ना? अब जैसे दरोगा जी क्लास में हैं,
तो दरोगा जी सामाजिक प्रहरी नहीं है, दरोगा जी कैसी प्रहरी हैं? दरोगा जी किस प्रशासनिक प्रकार के प्रहरी हैं? प्रशासनिक विधिक, कानूनी। विधि समाज का क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखेंगे, कानून के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, जो कानून की किताब में लिखा है वो उसके हिसाब से चलेंगी। ठीक है ना? तो सामाजिक प्रहरी है जो लगातार जागता है। वैसे भी जो है प्रहरी को जागना चाहिए, अगर संसद में हो तो सो सकता है। समाज की रक्षा में तत्पर रहता है, समाज की रक्षा करने को तैयार रहता है। ठीक बात है, आगे लिखिए। जी सर। भारत में दंड नीति राजधर्म के रूप में देखा गया है। भारत में दंड नीति कैसी है? भारत में राजधर्म के रूप में। राजधर्म के रूप में देखा गया। ठीक है, इतना ही नहीं, दंड नीति की गणना, गुड मॉर्निंग, दंड नीति की गणना विद्या के रूप में, किस रूप में की गई है? विद्या के रूप में। गणना विद्या के रूप में। ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने कौटिल्य जी का। सर। इनकी किताब का भी नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य का जो है घर पे पुकारने वाला नाम राहुल हुआ करता था, यस सर वही बोला करता था, नाम तो सुना ही होगा। अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी, त्रयी, दंड नीति या वार्ता और दंड नीति की गणना विद्या के रूप में किया है। दंड नीति की गणना विद्या के रूप में किया है। आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक सामंड के अनुसार भी, सामंड के अनुसार भी, सर एक बार रिपीट करना, आधुनिक राजनीतिक विचारक। लिखा है रे बेटा, सामंड। विचारक है। हाँ, इनके अनुसार, सामंड के अनुसार दंड समाज को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। दंड समाज को सुरक्षित रखने का तरीका है।
अब दंड की कुछ विशिष्टताओं पर बात करें हम, तो यहां पर लिखिएगा, पॉइंट बढ़ाइएगा अगला, कि दंड सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए, या राजनीतिक नियंत्रण, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा और सही शब्दावली में ले लेते हैं, राजनीतिक नियंत्रण का प्रत्यक्ष एवं बाध्यतामूलक साधन है। दंड के जरिए क्या करने की कोशिश की जा रही है? तो इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज विरोधी व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। ऑल गुड। जी सर। दंड फिर क्या है? इसलिए दंड एक बुराई है। कोई शब्द ऐसा जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है? बुराई यानी एविल है। कोई ऐसा शब्द जो पकड़ में नहीं आ रहा? नहीं सर, इजी वर्ड्स में लिखा है सब। क्लियर है। अब ये बुराई है, लेकिन फिर भी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए मैंने पूरा राजनीतिक नहीं लिखा है, केवल डॉट डाल दिया है। के लिए वांछनीय, दया, कुछ तो गड़बड़ है, आज हैंडराइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही है आप लोग। आवश्यक और अपरिहार्य है। सर क्या? सर अगर दंड को हम एक बुराई कह रहे हैं सर, तो फिर ये क्योंकि सही भी है, आवश्यक भी है, तो इसको हम बुराई क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि दंड के जरिए आप किसी न किसी को कष्ट दे रहे हो। तो सर उसने कष्ट वाला काम किया होगा तभी तो कष्ट दिया है ना। तो एक बुराई के बदले में दूसरी बुराई तो हो नहीं जाएगी। अगर आपके पैर में कांटा चुभा हो
तो उसको दूसरे कांटे से निकालते हैं तो वो कांटा फूल थोड़ी बन जाता है, रहेगा तो कांटा ही ना। लेकिन सर अगर दंड न दिया जाए तो आगे तो वो और भी उसी तरह दूसरों को परेशान और दंड दे सकता है। अगर कोई आदमी गरीब हो तो उसकी आवाज दबाते नहीं। जी सर, नहीं सर, सॉरी सर। कोई पूछ रहा है तो पहले उससे पूछ ले लीजिए। ये आप लोगों की जो है साजिश है कि गरीबों की आवाज को आप लोग दबा देते हैं। नहीं सर, सॉरी सर, अब नहीं बोलेंगे। आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, अब आप और किसी गरीब, मजलूम, शोषित वर्ग की आवाज को नहीं दबा। प्रदीप, हम आपके साथ हैं, आपको सर जो हेमंत ने बोला सर, मैं भी यही बोलने वाला था कि अगर सर दंड नहीं देंगे तो वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि इसका अगर गलत काम भी करते हैं तो हमें कोई इसका दंड नहीं मिलेगा। कांटे को अगर नहीं निकालेंगे तो कांटा पैर में नासुर बन जाएगा, है ना। तो उसको निकाला जाना तो जरूरी है, लेकिन निकाल किस चीज से रहे हैं? कांटे से ही। तो क्या उस कांटे को अब आप फूल कहना शुरू कर देंगे? नहीं। और आपका छोटा नन्हा मुन्हा गुलाब जैसा बच्चा जब उस दूसरे कांटे से, जिससे कि आपने पहला कांटा निकाला था, तो आप क्या कहेंगे कि बेटा वो बहुत प्यारा कांटा है, तुम जाओ उसके साथ खेल लो? नहीं सर। तो कई बार कई बुराइयां ऐसी होती हैं कि जो अच्छाई होती है। जैसे किसी के पैर में जहर फैल रहा हो तो हम उसके पैर को काट देते हैं, तो क्या पैर काटना एक अच्छाई है? नहीं। पैर काटना एक बुराई है, लेकिन कई बार वह बुराई आवश्यक। यस सर। तो वह दंड किसी को कष्ट देना है, लेकिन वह कष्ट देना अनिवार्य है, बस इतना है। जी सर। ये पंडित जी जो अभी तुम्हारी आवाज दबा रहे थे, ये लोग कहते हैं कि राम को ब्रह्म हत्या का दोष था। वो सीमेंट वाला है? हम ऐसा नहीं कहते हैं सर। वो सर एक तपस्वी था, कोई जो निचले वर्ण का था, उसकी हत्या का कुछ शूद्रक की हत्या करने, रावण की हत्या करने पर ये लोग कहते हैं कि राम को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। सर हम ऐसा नहीं मानते। तो फिर देखना होगा कि आप प्योर पंडित हैं कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि केवल जन्म से ही पंडित होकर के रह गए हैं और अकल से आप अभी तक बेवकूफ नहीं हो पाए हैं, ये भी तो संभव है। जी सर। तो सर आपके स्टूडेंट हैं इसलिए नहीं मानते। ये बढ़िया था, इस पर हम कोई कमेंटी कीजिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब राम को ब्रह्म हत्या का अगर दोषी लोग बता भी रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो एक राक्षस को मारा। बहुत सारी जो है आजकल की लड़कियां जो है वो कमेंट करती हैं, अरे जो आर.के. तिवारी सर की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी क्लासेस लेंगे, आर.के. तिवारी सर रावण के जबरदस्त फैन हैं और राम के जबरदस्त विरोधी हैं। पूजा लेकिन राम की ही करते हैं। और ऐसा क्यों है? उनके पास अपने तर्क हैं। लेकिन राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि वह अत्याचारी है, वह राक्षस है। तो ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगाना चाहिए? और ना मारते तो क्या होता? बुराई कभी खत्म ना होती। कई बार बचपन में आपने कहानियां पढ़ी होगी, आपने ध्यान कि एक सांप एक चूहे को खाने जा रहा था। कोई दयावान आदमी था, उसने सांप के ऊपर पत्थर फेंक दिया, चूहा बच गया। अब उसी सांप को बाज खाने आ रहा है, तो अब उन्होंने बाज के ऊपर पत्थर फेंका तो जो है सांप बच गया। अब उसी बाज को अगर कोई जो है शेर खाने जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि शेर के मुंह पर वो पत्थर मार देंगे। उस शेर को कोई और खाने जाएगा तो उसके मुंह पे पत्थर मार देंगे। यानी कि वो हर बार पत्थर मारना अच्छा काम है कि बुरा काम है? किसी को पत्थर मारना अच्छा काम है या बुरा काम है? बुरा काम है सर। लेकिन वहां पर वह बुरा काम भी नहीं है। गांधी हिंसा को जो है अपराध मानते हैं, पर गांधी भी कहते हैं कि बात जब आत्मसम्मान की या किसी जो है कि जान बचाने की,
किसी औरत की जो है इज्जत पर हमला हुआ हो, हालांकि इज्जत शब्द नहीं कहना चाहिए, इज्जत पे हमला, शरीर पर हमला इज्जत पर हमला नहीं माना जाना चाहिए। तो वहां पर गांधी भी कहते हैं कि आप जो है हिंसा कर लीजिए। गांधी कई ऐसे अवसरों की चर्चा करते हैं कि वो कहते हैं कि आप हिंसा कर सकते हैं। तो हिंसा कई बार अनिवार्य भी हो जाता है। तो बुराई तो है दंड, लेकिन वह बुराई कई बार आवश्यक भी नजर आने लगी। लिखिए जरा, यस सर। पैरा चेंज कर। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस सर, ये क्लियर है। Yes, sir. तो चरैवेति सामाजिक राजनीतिक विचारक इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक राजनीतिक विचारक इस बात पर बल देते हैं कि राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करें ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करें ऐसी विधियों का निर्माण करें ऐसी राजनीतिक विधियों का निर्माण करें जिससे व्यक्ति शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके। बिना भय के अपने कार्य कर सके, बिना भय के अपने कार्य कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके,
उपभोग कर सके, सर अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सके, अर्थात किसी अन्य के विकास में बाधक हुए बिना किसी अन्य के विकास में बाधक हुए बिना विकास में बाधक हुए बिना अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, यदि कोई व्यक्ति आप में से किसी के पास द हिंदू का पीडीएफ है अभी? यदि कोई व्यक्ति इन विधियों का उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य अपराध कहलाएगा। कृत्य अपराध कहलाएगा और राज्य इसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस तरह से? दंड क्या हुआ? दंड एक, दंड और अपराध दोनों। यहां पे मैं थोड़ा सा जो है और एक बेहतर शब्द दे दूं कि दंड और अपराध फिर क्या हुए? राजनीतिक एवं विधिक अवधारणा है। क्या है? राजनीतिक एवं विधिक अवधारणा, पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट, अवधारणा है। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पाप क्या हो जाएगा इस हिसाब से? पाप यानी sin। क्या है? पाप एक नैतिक और धार्मिक अवधारणा।
एथिकल एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट। गुड, डन। यस सर। जी सर। यस सर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा कि व्यक्ति के समाज विरोधी वैहिक कृत्य, समाज के व्यक्ति विरोधी, व्यक्ति के समाज विरोधी शब्द है ना, व्यक्ति के समाज विरोधी वैहिक कृत्य अपराध कहलाते हैं, जो राज्य की किसी विधि का उल्लंघन करते हो, जो राज्य की किसी विधि का उल्लंघन करते हैं। और फलस्वरूप राज्य उनके लिए दंड की व्यवस्था करता है। और फलस्वरूप राज्य उनके लिए, राज्य की नहीं, राज्य उनके लिए दंड की व्यवस्था करता है। मैं आप लोगों को निधि के बारे में एक गोपनीय बात बताऊं, बहुत रहस्यमय बात निधि के बारे में। जी अब लाइफ बॉय से नहाना शुरू कर दी है ना निधि, सही से बताना। देखो मैं कितनी अंदर की खबर रखता हूँ। सर ऐसा क्यों कहा आपने, पहले ये बताइए। पहले ये बताओ सही है कि गलत? ऐसा कुछ नहीं है सर, रोज नहाती हूँ मैं। नहीं, लाइफ बॉय से रोज लाइफ बॉय से मैं कभी भी नहीं नहाती सर, मेरे को बहुत गंदा साबुन लगता है वो। तो धो के नहाया करो, गंदा लगता है। सर उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, बहुत गंदी होती है। आज तुमने एक बार भी टोका नहीं मुझे। आज तेरी जगह सर कल से मेरा मूड में ठीक नहीं था, इसलिए जोर जोर से लिख रही है। सारा बदला सर आज आपका स्पीड भी थोड़ा, मेरा स्पीड क्या है? मतलब आज लिखवा रहे थोड़ा आराम हो रहा। ऐसा इसलिए भी है सर क्योंकि ना मैं शांत माइंड से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और थोड़े राइटिंग भी मेरी सुधरी है आज। मैं फोटो भेजूंगी आपको नोट्स के। ये सर। तो मुझे तो पता है कि तुम क्या लिख रहे सर मैं राइटिंग की बात कर रही हूँ। हो। अच्छा, मैं उसको लेकर के क्या करूँ? पर ये भी सही है कि अगर मेरे से कोई दोबारा पलट करके पूछ दे तो ये सब पूरा सीक्वेंस जो है मेरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब इतना बात समझ में आएगी, इसको पढ़ करके देखिए, क्योंकि अब इसके दूसरे चरण की तरफ चलूंगा, जहां पर कि दंड को, अब तक हमने दंड को क्या किया, हमने दंड के स्वरूप को समझा है कि दंड वास्तव में क्या है। अब हम दंड को नीति शास्त्र से जोड़ेंगे, तो कई जो है बहुत खूबसूरत चीजों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार पूरा पढ़ करके देखिए, फिर मजा आएगा। अच्छा निधि, फोटो खींच करके भेज है स्वदीप, मैं तुम्हें पूरा फोटो एक साथ उपलब्ध करा देता हूँ। जी सर। व्हाट्सएप करियो, बाकी लोग पढ़ करके तुरंत देखें कि जो लिखवाया है वो सब समझ में आया कि नहीं आया।
ग्रुप में डालना। अंत में क्या हमने लिखा कि राज्य इसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। यहीं पे छोड़ा ना मैंने। अब थोड़ा हम जी लोग सर। आपस में बहस करेंगे, एक बढ़िया डिस्कशन करने। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए, तो फिर हम डिस्कशन पे जाते हैं। नहीं तो तुम्हारा हो गया कुछ छूटा? सर लास्ट वाली लाइन में दी मैंने। लास्ट वाली लाइन यही तो है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, इससे आगे व्यक्ति के समाज विरोधी वे ही कृत्य वेरी नाइस निधि, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। व्यक्ति के समाज विरोधी वे ही कृत्य अपराध हैं जो राज्य के किसी विधि का उल्लंघन करते हैं और परिणाम स्वरूप राज्य उसके लिए कुछ दंड का विधान करता है। राज्य उसके लिए कुछ दंड का विधान करता है। यहीं तक लिखवाया ना अभी तक? अच्छा ये बताइए कि एक अपराध को हम कब अपराध मान सकते, एक अपराध को हमें कब अपराध कहना चाहिए? जैसे कि आप अपनी मर्जी से अपराध करते हैं तो वह अपराध है, लेकिन आपसे जबरदस्ती कोई कांड करा दिया जाता है तो क्या वह अपराध है? नहीं सर। नहीं अगर सर। सर वो, अगर उसके पास विकल्प हो तो भी अगर वो अपराध करे तो गलत ही होगा ना तो फिर। तब तो इसका मतलब है ना कि उसकी अपनी मर्जी है। यस सर। नहीं, जैसे अगर कोई गन पॉइंट पे करा रहा है तो फिर सर वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई जैसे कह रहा है कि हाँ तुम्हें ये करना ही करना है कोई मतलब कृत्य, तो वहां पे अगर उसके पास विकल्प है भी तो भी वो करता है कि मतलब एक मध्य मार्ग ना चुन के फिर भी उसको करना ही है, तो फिर तो वो अपराध ही होगा ना। मन मर्जी आ जाएगी फिर। ये सिर्फ गन पॉइंट पर ही, मतलब कि जो आप कह रही हैं उसको जो शब्द दिया जाएगा वो बोला जाएगा इच्छा स्वातंत्र्य। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए? इच्छा स्वातंत्र। इच्छा स्वातंत्र्य। इच्छा स्वातंत्र्य मतलब कि जब तक आपकी इच्छा से कोई काम नहीं किया गया हो, और सिर्फ इच्छा से ही नहीं, स्वतंत्र इच्छा से जब कोई कार्य किया गया हो तो ही वह अपराध की श्रेणी में आएगा, अन्यथा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ हेमंत। सर जैसे कई लोगों का मन डाइवर्ट करके अपराध करवाया जाता है, जैसे कि कई मतलब कि काउंसलिंग टाइप की जैसे करके, तो कई लोगों के साथ ऐसी घटना होती है, तो वो अपराध का है कि नहीं है सर वो अपराध? क्योंकि वो तो इस समय इंसान किसी और के वश में है ना, एक तरह से देखा जाए। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के बस में हो? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं। कि आपको जो है मिलने का तभी टाइम देगी जब आप बगल में सुनार की दुकान लूट करके आइए। डाइवर्ट सर होता है ऐसे। आप हो रहे हैं क्योंकि आप अपने हार्मोन्स के कंट्रोल में हैं। जायज प्रश्न है, तो क्या यहाँ पर इच्छा स्वातंत्र का प्रश्न होगा या नहीं होगा? सर यही चीज हम कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। बाकी लोग इस पर बताएं कि ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बाकी लोग अपनी ओपिनियन दें। सर मेरे को ये थोड़ा समझ ही नहीं आया है। थोड़ा रिपीट कर देगा। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली में जैसे सर समझ में नहीं आया किसी को क्वेश्चन।
जैसे कि कई लोगों का जैसे मन डाइवर्ट, जैसे आतंकवाद है या फिर मतलब है कि छोटे बच्चों को जैसे कि पकड़ते हैं, उनके बाद मन डाइवर्ट करते हैं, फिर उनके बाद उनसे हत्या करवाते हैं, तो ये एक एक कैसी श्रेणी में आता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। या फिर कोई छोटा मतलब किसी या फिर कोई बहुत क्लोज हो, वो मेंटल प्रेशर दे रहा है, या फिर मतलब उनका मन डाइवर्ट कर रहा है किसी ना किसी बहुत तरह सारे लालच से। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हेमंत के गर्लफ्रेंड हुआ, पर उन्होंने हेमंत को काफी लंबे समय तक मिलने नहीं दिया और उन्होंने हेमंत से कहा कि अगर तुम बगल में सुनार की दुकान से तुम जो है मेरे लिए एक पायल चुरा करके लाओगे, मैं तभी तुमसे मिलूंगा। और हेमंत इतने बेचैन थे, पिछले 5-6 महीनों से उन्होंने चूंकि मिलने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया, तो हेमंत इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने जाकर के पायल चुरा ली। अब हेमंत उस समय, अब ये क्या होता है, हार्मोन्स होते जो आपको बिल्कुल से बेचैन किए। क्या ऐसे में हेमंत अपनी इच्छाओं में अपने सही गलत का निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे? थे सर, कोई और विकल्प हो सकता था वहां पे। ये तब हो सकता है कि आपके हार्मोन्स का लेवल क्या है। लेकिन अगर हार्मोन्स इस कदर जो है हावी हो गए हैं कि अब ये बिल्कुल सोचने समझने की अपनी क्षमता खो बैठे हैं, किसी भी तरीके से उनको जाकर के जो है अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल देखनी थी, क्योंकि इनको हॉरर मूवी देखने का शौक बहुत तगड़ा था। क्या अभी भी, और अगर ये सवाल सही है कि हार्मोन्स के उस नशे में होने के बावजूद हेमंत, गंभीर सवाल है, सभी लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हेमंत क्या पूरी तरह से इसके लिए दोषी करार दिए जाएंगे? अगर हाँ, तो कोई पूरी तरह से दारू पीकर के टुन्न होकर के सड़क पे एक्सीडेंट कर देता है, तो उसे जो है उतना ही बड़ा दोषी नहीं माना जाता है जितना बड़ा कि बिना शराब पिए गाड़ी चलाने वाला। ये तो हिंदी फिल्मों से आप लोग सीख गए होंगे। और केवल जी सर। नैतिकता की प्रश्न नहीं है, दंड विधान में कोर्ट भी आपकी इच्छा स्वातंत्र का ख्याल रखने की कोशिश करती है। जी बताएं आप लोग। सर मेरे अनुसार तो सर जैसे आपने जो कहानी सुनाई है उसमें सर हेमंत दोषी होंगे सर। क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज थोड़ी सी जो है गूंज रही है। तो मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर जो आपने बताया कि हार्मोन्स के कंट्रोल में हेमंत है, तो हेमंत दोषी होंगे क्योंकि उसको हार्मोन्स के, अगर हार्मोन्स का काम मान के अगर हम ये उनको छोड़ देंगे तो ऐसा तो सभी लोग कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ गई थी, मैंने ये कर दिया। अपराध तो अपराध होता है। तुम्हारी फर्स्ट लाइन तो मेरे समझ में आई, सेकंड लाइन में समझ नहीं पाया। सर सेकंड लाइन में ये कह रहा हूँ कि अगर सभी लोग ये कहेंगे कि हार्मोन्स की वजह से कि मुझे गुस्सा आ गई, मैं इस वजह से मैंने ये काम किया है, तो सभी के अपने अपने कारण हो सकते हैं, पर वो कारण वैलिड है या नहीं ये भी चीज तो देखनी पड़ेगी। देखो हार्मोन्स का क्या लेवल है ये तो जो है नापा जा सकता है ना। नहीं तो सर हार्मोन्स को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सर मजबूरी में अगर कोई अपराध करता है वो एक अलग केस होता है। जैसे सर मेरा एक क्लासमेट था, उसकी उसके पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई, उनके घर में बंदूक रखी हुई थी, तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुरंत बंदूक उठा के सामने वाले पड़ोसी के 2 व्यक्तियों को मार दिया। ये 12th क्लास की बात है सर मेरे। बड़ा खतरनाक जगह पे रहते हो।
उसके बाद मुझे मुझे लग रहा मिला है कि कि ईयरफोन उतार करके बात करूं तो तुम्हारी आवाज ज्यादा क्लियर आएगी क्या? एक मिनट सर देखता हूँ सर, अभी क्लियर है? सेम ही है। सेम नहीं है सर, वो एयरफोन खराब है सर। हाँ, जी सर। अब सवाल ये उठता है कि इच्छा स्वातंत्र को हम किस हद तक मान सकते हैं? ठीक है, तो अगर इच्छा स्वातंत्र किसी एक्सटर्नल फोर्स के अधीन है, दारू एक्सटर्नल फोर्स है जबकि हार्मोन्स इंटरनल फोर्स, तो हम उसको जी ला सर। सकते हैं। लेकिन इसी तरह से किसी ने जो है अपना मानसिक स्वास्थ्य ही खो दिया हो, वह पागल या विकृत चित्त हो गया हो, तो ऐसी दशा में भी उसमें इच्छा स्वातंत्र का प्रश्न नहीं उठता है। इच्छा स्वातंत्र स्वस्थ मस्तिष्क में ही उठता है और मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह अपना सबसे बेहतर नियंत्रण लेकर के चलेगा। सर आजकल के अपराधी ज्यादातर इसी वजह से सर बच जाते हैं, यही एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं कि मतलब जो वकील रहते हैं। तो मैंने बहुत ऐसे अपराधियों को देखा है सर, सवाल ये उनका है सबसे बड़ा यही कि रीजन आपने रहता है। शरीफों को कितना, आप अपराधियों को क्यों देखते हैं? आप ऐसा क्या करते थे? नहीं। हमारे हिसाब से आप आर्किटेक्ट हैं। आपकी उम्र जी अभी सर। 21-22 साल की है, बहुत होंगे 23 साल के होंगे। 23 साल में 16-17 तक तो आप 12वीं की पढ़ाई किए होंगे, फिर उसके बाद आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होंगे, तो आप अपराधियों को कब देखते थे? सर मिलते थे, टोटल उनकी न्यूज कितने? और ये सब मतलब चीजें, हमेशा इंटरेस्ट बहुत पहले से इसी चीज में था कि आप जानना कोर्ट अगले में जानते की थे? लाइफ के। जी सर। आप कोर्ट में जाते थे? कोर्ट सर पहले मैं कैसरबाग कोर्ट के बगल ही रहता था। रहना एक अलग बात है। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाते थे। हलवाई की दुकान के सामने से अगर मैं रोज गुजरूंगा तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि जो है उसके जो है बेसन का लड्डू किन चीजों से बन जाता है। सर 2-3 वकील थे हमारे दोस्त, इसलिए। 2-3 आपके वो दोस्त कितने बड़े वकील रहे? आप खुद इतने बहुत साल के बड़े हैं, नहीं। अभी अंकुर नहीं जी फूटे हैं, तो कोर्ट में आपराधिक मुकदमा लड़ने के लिए ठीक ठाक अनुभव होना चाहिए 10 साल 12 साल का। जी सर। तो आपके दोस्त कितने बड़े जो है वकील रहे होंगे कि उनको खुद का ज्ञान रहा होगा। 30 साल 40 मतलब 40-45-50 की उम्र के वकील तो मुझसे सलाह मांगते हैं, मैं उनको देता हूं, जी उनको तो खुद कुछ नहीं पता, तो आपको कैसे क्या बताएंगे? जी सर। सवाल ये उठता है ना कि हेमंत जो है अपराधियों को क्यों देख रहे थे? फिर हेमंत ने ये कहा कि वकील दोस्त हैं और उन्होंने बताया है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है हेमंत। जी सर। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपने अपने पूरे होशो हवास में दिया, या फिर ये आपने अपने किसी भावावेश में आकर के दे दिया? सर मैं अपनी लाइफ का सर बस एक बात मतलब एक रखा है, तो फिर रखते समय मैं। जिस स्टेटमेंट का आपने प्रयोग किया उस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि कई बार हमारे इंटरनल फोर्स हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने वो एग्जैक्टली क्या कहा। अब ये कह मैंने बहुत सारे अपराधियों को देखे, मतलब कि कम से कम 150-200 अपराधी देखा होगा इन्होंने। सर मतलब देखने मतलब ये नहीं मतलब कि अब पास जाके मिले या वो 150-200 हूँ। अपराधी का, और इस लेवल पर कि उनका जजमेंट आ रहा हो। 200 अपराधियों का जजमेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि 50 वकील मुझी से सलाह लेने वाले हैं। जी सर। ठीक है ना? तो कई बार हम आदतन भी कुछ चीजें कर जाते हैं। ठीक है, जी आगे सर। बढ़ते हैं।
दंड का संबंध संकल्प स्वातंत्र्य सर ये नेक्स्ट पैरा में लिखना है। हाँ, दंड का संबंध अगले पैरा में लिखेंगे। दंड का संबंध संकल्प स्वातंत्र्य एवं नैतिक उत्तरदायित्व से भी है। अच्छा, इसकी शेयर नहीं हो रही। नैतिक स्वातंत्र्य मैं लिख रहा हूं। संकल्प स्वातंत्र्य ये आधा त है एवं नैतिक उत्तरदायित्व से भी। नैतिक उत्तरदायित्व से भी। ये दोनों शब्द समझ में आए? संकल्प स्वातंत्र्य और अभी जो मैं चर्चा कर रहा था वह क्या शब्द था? इच्छा स्वातंत्र्य और नैतिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो पहले ही हमने देखा कि यह राजनीतिक एवं विधिक अवधारणा है और अब हम देख रहे हैं कि यह दंड के संबंध से, दंड का संबंध इससे भी है। क्योंकि कोई व्यक्ति क्लास कभी आधा घंटा 40 मिनट हो, किसी को जल्दी तो नहीं जानी थी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा और लेंगे, कम से कम दंड की जो है पूरी परिभाषा कर देंगे ताकि कल से दंड के सिद्धांत पर चर्चा हमारी चले। ठीक है, तो संकल्प स्वातंत्र क्या होता है? संकल्प स्वातंत्र वही इच्छा स्वातंत्र। संकल्प यहाँ पर इच्छा है, लिखा तो अभी मैंने उसको। नहीं, वो मुझे लगा शायद कोई नया वर्ड होगा इसके पीछे कोई नया। नहीं, ये इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही शब्द मिलेगा आपको और वो है फ्री विल, है ना? क्योंकि कोई व्यक्ति किसी कृत्य के लिए नैतिक दृष्टि से केवल तभी उत्तरदायी होता है, नैतिक दृष्टि से केवल तभी उत्तरदायी होता है सर जी कोई व्यक्ति किसी कृत्य के लिए नैतिक दृष्टि से तभी उत्तरदायी होता है जब वह उस कर्म को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। नहीं तो तुम्हें जाना होगा तो चली जाना, जो नोट्स में लिखवाऊंगा वो तुम्हें जो है मैं PDF उपलब्ध करा पूरी तरह स्वतंत्र हो जी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंटरनेट ही बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हो
तब आप दोषी नहीं हैं। लेकिन घर में हंगामा कटा हुआ हो, रिश्तेदार आए हों और तब आप क्लास न कर रहे हो तो आप दोषी। क्योंकि जी सर। इस समय आपकी पढ़ाई के अलावा हर कोई भाड़ में जाए, है ना। आप एक प्यारा सा अच्छा सा भाड़ बनवा दीजिए, उसमें वो चला जाए। ठीक है, आगे लिखिए। नहीं सर, भाड़ है अपने पास, 2 है सर। 2 हैं? हाँ सर, एक गुजरात में है और सर एक हिमाचल प्रदेश में, जगह का नाम है भाड़। नहीं, वही भाड़ नहीं होता है। एक वो भाड़ चना वो वाला। होता है जहाँ पर लइया चना वगैरह भुनवाने हाँ। भुनाने के लिए जाता है ना, उसको भी भाड़ कहते हैं। वो गांव-गांव जी गली-गली सर। पहले हुआ करता था। अब जो है उसकी जगह संसद है, क्योंकि वहां पर पूरे देश को भूना जा रहा है दाने की तरह, लइया चना की तरह। देख रहे हैं संसद में क्या क्या हो रहा है। युवाओं को बम फोड़ने की नौबत आ गई है इस देश। मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं कि मेरी संवेदना उन युवाओं के साथ है। गलत किया उन्होंने, जो गलत किया उसका दंड मिले। पर जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि उन आरोपों में कोई दंड गंभीरता है, क्योंकि जिस तरह से विदेशी फंडिंग मंडिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो सब सही बात नहीं। वो तो सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनको आतंकवादी घोषित करने का सारा षड्यंत्र कर रही है। नौकरी दीजिए, बजाय ये सब हरकत करने के लिए मिस्टर सरकार नौकरी दीजिए, है ना। नाक से हिमेश रेशमिया की तरह जो है फुफकारने के बजाय उनको जो है नौकरी देना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, आर्थिक विषमताएं समाप्त होनी चाहिए। आप 8,000 करोड़ के जहाज में उड़िए और 8 साल तक जो है आप वैकेंसी मत निकालिए, तो हमारी तरफ से हे मिस्टर सरकार, आप चूल्हे भाड़ में जाइए। ठीक है, ये वाला सरकार यहाँ पर अपराधी है, क्योंकि जी सर। सरकार इच्छा स्वातंत्र के साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। चलिए आगे लिखिए। अपराध एवं दंड की प्रकृति। सामाजिक एवं सामूहिक। कैसी है? आपराधिक एवं सामूहिक। प्राचीन काल में यानी कि आज की तारीख में क्या माना जाता है, इसका मतलब क्या है कि एक के विरुद्ध किया गया ये अपराध सबके विरुद्ध किया गया अपराध है। मैं कुछ समय पहले गोरखपुर नाम के एक शहर में रहता था। ठीक है ना? जी सर। यस सर। तो वहां पर जो है क्या हुआ कि एक बार जो है मेरे ऑफिस में चोरी हो गई। ठीक है, तो जब चोरी हुई तो नतीजा क्या हुआ कि चोरी होने पर चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ। फिर चोर की बीवी आकर के रोने लगी, प्रेग्नेंट थी। तो ये हुआ कि चोर को बचाया जाए। तो लोगों ने कहा कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए। तो मैंने समझाया कि मुकदमा मैं वापस नहीं ले सकता। क्यों मैं मुकदमा वापस नहीं ले सकता? क्योंकि यह मुकदमा जो है मेरे और चोर के बीच का मुकदमा अब नहीं रहा। यह मुकदमा किसके किसके बीच का हो चुका है? राज्य और उसके व्यक्ति। क्यों? क्योंकि राज्य यह मानता है कि जो भी अपराध है
वह पूरे समाज के विरुद्ध अपराध है, वह केवल किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध का अपराध नहीं है। इसलिए राज्य जो है वह मुकदमा वापस ले सकता है, व्यक्ति मुकदमा वापस नहीं ले सकता है। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ जो अपराध पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, वह मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ही लगाए गए सारे मुकदमों को वापस लिया। इनका तर्क यह है कि ऐसे जो मुकदमे किए गए थे वे मुकदमे राजनीतिक दृष्टि से झूठे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या तब उस देश की न्यायपालिका में आपको भरोसा नहीं था, है ना? तो व्यक्ति अब आधुनिक दृष्टि में अपराध जो क्या होगा, अपराध हर हाल में सामाजिक होगा, सामूहिक होगा। एक के विरुद्ध किया गया अपराध सबके विरुद्ध का अपराध माना जाएगा। और इसके उलट प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में अपराध व्यक्ति बनाम पीड़ित व्यक्ति के बीच का मसला था। अब इसका कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है कि यह कैसे व्यक्ति बनाम पीड़ित व्यक्ति क्या था? कोई एग्जाम्पल आपकी समझ में आ रहा हो? बलबन के समय में यह नीति हुआ करती थी कि अगर कोई किसी के साथ जो है कत्ल भी कर देता है तो उसके परिवार वालों को, उसकी बेवा को यानी उसकी विधवा को यह अधिकार होगा कि वह सामने वाले का जो है जान ले ले। और अपने ही कई सारे सरदारों के विरुद्ध बलबन ने दूसरों को यह अधिकार दिया था। और तब क्या होता था कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार वाले कुछ रिश्वत लेकर के सामने वाले की बात मान जाते थे। बलबन के समय की एक कहानी ये भी है कि एक व्यक्ति था, उसका जो है एक सरदार ने जो है कत्ल करवा दिया। जब उसकी जो है विधवा बीवी यह जो है मुकदमा लेकर के जाती है बलबन के दरबार में, तो बलबन ने सुनवाई के बाद यह माना कि यह कत्ल गलत तरीके से किया गया है, तो उसने उसकी बीवी को जो है दंड देने का अधिकार दे दिया। उसकी बीवी ने कुछ रिश्वत लेकर के उस सरदार को ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि बाद में उसी सरदार से निकाह लिया। तो प्राचीन काल में, मध्य काल में यह व्यक्ति बनाम पीड़ित व्यक्ति था। लेकिन महाभारत में अगर जाएंगे तो महाभारत में अपराध को कई बार सामूहिक अपराध यानी कि जैसा आज माना जाता है वैसा करते हुए दिखाया गया है, यानी कि अपराध का असर सबके ऊपर स्वीकार किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ बाद में जैसे जैसे स्थितियां आई तो वह व्यक्ति बनाम पीड़ित व्यक्ति के रूप में ही दिखाई देता है। लाइन क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे लिखिएगा। सर लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई। हाँ, जैसे सर आज के युग में सर कैसे पीड़ित बनाम व्यक्ति के बीच में सर होता है सर, ये चीज मुझे लाइन नहीं क्लियर हुई। आज के नहीं, ये प्राचीन काल में ऊपर लिखा देखिए ना। जी हाँ, प्राचीन काल में आपने बताया, लेकिन आपने कहा कि महाभारत का जैसे पहले होता तो वैसे आज भी हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में महाभारत में उसको कई बार सामाजिक स्थिति में, एक बार क्या हुआ कि जब युधिष्ठिर मतलब पांडव और कौरव जब ये लोग जो है वापस आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करके, तो एक मुकदमा उस समय आया होता है धृतराष्ट्र के दरबार में कि जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल चारों वर्णों के लोगों ने मिलकर के किया है। तो दुर्योधन बताता है कि अब ये कहा जाता है कि दोनों युवराज के जो दावेदार हैं वो बतावें, तो दुर्योधन सीधे खड़ा करके कहता है कि इसमें बताना ही क्या है, ये हस्तिनापुर का जो है कानून है कि मृत्यु के बदले में मृत्यु दंड दिया जाएगा और इसलिए चारों को मृत्यु दंड दे दिया जाए। युधिष्ठिर कहता है कि नहीं, ये चारों को जो है आप मृत्यु दंड मत दीजिए, इसमें जो शूद्र है उसे 4 साल,
जो वैश्य है उसे 8 साल, जो क्षत्रिय है उसे 16 साल और जो ब्राह्मण है उसे 32 साल की सजा दी गई, क्योंकि जिसका कार्य ही है समाज में लोगों को शिक्षित करके अपराध को कम करना, अगर वह अपराध करता है तो उसके लिए सबसे कठोर दंड का भागीदारी होता है। जिसका काम समाज में लोगों की रक्षा करना है, अगर वह कत्ल करता है तो वह भी कठोर दंड का भागीदारी है, लेकिन एक शिक्षक के मुकाबले कम। एक वैश्य जिसका काम लोगों का व्यापार के जरिए पालन पोषण करना था, वह किसी की हत्या कर देता है तो वह भी गंभीर है, जबकि एक शूद्र जो कि समाज में हर तरह की शिक्षा और सुविधाओं से वंचित है, अगर वह अपराध में जाता है तो यह बाकी पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। तो वहां पर कहीं न कहीं उस सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर दिखाई दे, और इसकी चर्चा बाद में मनुस्मृति आदि अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन बाद में जितना भी हमारे यहाँ प्राचीन राजदंड की व्यवस्था मिलती है, उसमें आंख के बदले आंख और खून के बदले खून की ही बात की गई है। जी सर। क्लियर है अभी? ये सर अब क्लियर है। ठीक है, आगे लिखिए जरा। वर्तमान में यह स्वीकार किया जाता है कि अपराध एवं दंड की प्रकृति सामाजिक है। कि दंड सामाजिक है। सर स्वीकार किया जाता है कि अपराध एवं दंड सामाजिक है। और दंड के पीछे कानून की शक्ति होती है, और दंड के पीछे कानून की शक्ति।